मतलब छोड़ा था चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर लिया था। ये बेसिकली इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र फ्लो को हम स्टडी कर रहे होते हैं और इसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 कर ली थी। अब हमारा टॉपिक आज का ये है रिले लाइन। ये रिले लाइन होती क्या है? जैसे हमने पढ़ा था ना, फेनो लाइन्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में, उसमें फेनो लाइन्स थी, इसमें रिले लाइन है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। फेनो लाइन में कर्व थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा होता है, ऐसे हो रहा होता है फेनो लाइन में, ये फेनो लाइन्स होती हैं। और रिले लाइन में थोड़ा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वही लॉजिक वही है। इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम एंट्रोपी होती है, जो बड़े टिप का पॉइंट होता है। अगर इस टिप के पॉइंट से ऊपर की बात करें, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास सबसोनिक फ्लो होता है और नीचे हमारे पास सुपरसोनिक फ्लो होता है। इसमें भी वही होता है, अगर हम उसको सुपरसोनिक फ्लो देते हैं तो उसकी कोशिश क्या होती है कि वो मार्क नंबर 1 तक जा रहा हो। इसी तरह अगर इसको हम सबसोनिक फ्लो देते हैं, उसकी भी अप्रोच क्या होता है उसका, कि वो भी हमारे पास मार्क नंबर 1 की तरफ जा रहा होता है। दोनों सूरतों में अगर हम इनलेट में इसको सुपरसोनिक फ्लो दें, वो भी 1 की तरफ जा रहा होगा, और अगर इनलेट में इसको हम सबसोनिक फ्लो दें, वो भी 1 की तरफ जा रहा होगा। दोनों सूरतों में सेम है। इसी तरह अगर हमारा मास फ्लो रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ये एक फेनो लाइन है जो बनी हुई है, जिस पर G1 लिखा हुआ है, और जो बाहर बनी हुई है ये दूसरी फेनो लाइन है। इस अंदर वाली फेनो लाइन में और बाहर वाली फेनो रिले लाइन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो अंदर वाली रिले लाइन है ना, उसका मास फ्लो रेट ज़्यादा है, और वो जो बाहर वाली फेनो लाइन है उसका मास फ्लो रेट कम है। इस तरह अगर मैं एक और फेनो रिले लाइन बनाता हूँ, एक और रिले लाइन है, तो इसका मास फ्लो रेट इन दोनों से कम होगा। जैसे जैसे हम राइट साइड पे प्रोसीड करते रहते हैं ना रिले लाइन के अंदर, हमारे पास मास फ्लो रेट डिक्रीज होता रहता है, जैसे कि रिले लाइन, जैसे फेनो लाइन में ये ऐसे हुआ करता था। अच्छा, इसमें एक और बात है, एक डेरिवेशन उन्होंने परफॉर्म की है रिले लाइन के अंदर ना, और डेरिवेशन परफॉर्म करते करते वो इस इक्वेशन तक पहुँचेंगे। ये क्या बता रहा है? आपके पास जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, वो बराबर है इस पैरामीटर के। अब उन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है। पहला पॉइंट नंबर ए है, दूसरा पॉइंट नंबर बी है। अच्छा, पॉइंट नंबर ए वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास बेसिकली जो है ना, ये लिखा हुआ है जो डी टी अपॉन डी एस, इसको स्लोप बोलते हैं ना। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिखा हुआ बेसिकली स्लोप है, जिसको हम मैथ्स में, अगर हम इंटर के मैथ्स में उसको हम एम से लिखते हैं। डी टी अपॉन डी एस बेसिकली स्लोप है। अगर हम पॉइंट नंबर ए पे स्लोप बनाए, स्लोप बेसिकली होता क्या है, किसी भी कर्व के टेंजेंट एक लाइन बना, वो स्लोप कहलाता है। तो ए के टेंजेंट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। तो ये वो लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है या पैरेलल टू टी है। अगर हम पॉइंट नंबर ए का स्लोप निकालो तो इसका स्लोप आता है इन्फिनिटी। सही है, मतलब ये वाली चीज़ आपकी इन्फिनिटी आ रही है। तो इसकी जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा ना, तो मेरे पास m की वैल्यू 0 आती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्फिनिटी पुट करते हैं 1/, बल्कि m की वैल्यू 1 आती है, यूनिटी आती है। पहला केस क्या है? पहला केस हमारा पॉइंट नंबर ए है। अगर पॉइंट नंबर ए में यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास मार्क नंबर 1 आ रहा होता है, मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मार्क नंबर 1 मिल रहा होता है। इस तरह अगर पॉइंट नंबर बी की बात करें, पॉइंट नंबर बी ऐसा पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम स्लोप निकालें ना, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है यहाँ पे, जो कि टेंजेंट होती है बिल्कुल कर्व पे। इसका स्लोप होता है 0। अगर पॉइंट नंबर बी पे स्लोप निकालें तो इसका स्लोप 0 आ रहा होता है। अगर वो 0 हम यहाँ पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास मार्क नंबर की वैल्यू ये आ रही होती है 1/√k। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास रिले लाइन के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स होता है जिसको इस पैराग्राफ में हाईलाइट किया हुआ है। पहला पॉइंट क्या? पॉइंट नंबर ए होता है। पॉइंट नंबर ए पे हमारे पास जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, और मार्क नंबर की वैल्यू हमारे पास यूनिटी होती है। इस तरह का पॉइंट नंबर बी की बात करें, पॉइंट नंबर बी में हमारे पास जो स्लोप होता है वो 0 होता है। सही है, और हमारे पास जो मार्क नंबर की वैल्यू होती है 1/√k है। दोनों फुट में मार्क नंबर हमारे पास कॉन्स्टेंट ही होता है। अगर हम गैस यूज़ कर रहे हैं जिसका के जो है वो 1.4 है, तो मार्क नंबर एक किस्म से कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा होगा हमें। और दूसरी बात इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, वो ये लिखा हुआ है। अब देखो हो क्या रहा है, चलो मैं पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। पहले 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 पॉइंट तो ये है, मार्क नंबर इंक्रीजेज विद हीटिंग एंड डिक्रीजेज विद कूलिंग एट सबसोनिक स्पीड। हमारे पास डक्ट है, ये डक्ट है। अगर इस डक्ट में ना हमने जो इनलेट दिया हुआ उसका मार्क नंबर फॉर एग्जाम्पल इनिशियली 0.5 है,
तो अगर मैं बाहर से हीट ऐड कर रहा हूँ ना इसके अंदर, इसके लिए यहाँ पर हम रेलवे लाइन पढ़ने इसके नाम हीट एडिशन प्रोसेस होता है। अगर बाहर से इसके अंदर हीट ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, हमारे पास मार्क नंबर एट द एंड बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 हो गया, वो लिखा हुआ है। अगर मार्क नंबर हमारे पास इंक्रीज़ होगा जब हम हीटिंग करेंगे, और डिग्री होगा जब हम किसी कूलिंग कर रहे होंगे। ये कौन सा केस है, जब सुपरसोनिक, जब सबसोनिक फ्लो है। इसी तरह अगर हम सुपरसोनिक की बात करें, एट सुपरसोनिक स्पीड द मार्क नंबर डिक्रीजेज विद हीटिंग एंड इंक्रीजेज विद कूलिंग। ये देखो, ये उसमें अजीब बात है। अगर हम यहाँ पे मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये सुपरसोनिक स्पीड है, और अगर मार्क नंबर 2 पे मैं बाहर से हीट के अंदर ऐड कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे एट द एंड मार्क नंबर डिक्रीज़ होकर मिलेगा, मुझे मार्क नंबर कम हो रहा होगा मेरा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1 मिल गया है, सही है। लेकिन अगर मैं इस मार्क नंबर में कूलिंग करता हूँ, मतलब हीट बाहर लॉस करता हूँ, तो मेरे पास मार्क नंबर और बढ़ जाएगा, ये 2 से 3 भी हो सकता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट ये, अगर हमारे पास सबसोनिक फ्लो हो तो हीट ऐड करने से क्या होता है हमारे पास, अच्छा हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसोनिक फ्लो हो तो हमारे पास हीट ऐड करने से हमारा मार्क नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, और कूल करने से मार्क नंबर डिक्रीज़ हो रहा होता है। इस तरह अगर सुपरसोनिक फ्लो हो ना, तो हीट ऐड करने से मार्क नंबर डिक्रीज होता है, और हीट लॉस करने से मार्क नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें इसको, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक रिले लाइन है, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये पास बेसिकली सुपरसोनिक फ्लो है, और मुझे मार्क नंबर 1 अचीव करना, तो मैं करूँगा कि मैं इसके अंदर हीट ऐड करूँगा। हीट ऐड करने से क्या होगा, मेरा पास फ्लो 1 की तरफ जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सुपरसोनिक फ्लो पे खड़ा हूँ, और मुझे मार्क नंबर 1 तक अचीव करना है, तो इसमें भी मैं हीट ऐड ही करूँगा। हीट ऐड करने से क्या होगा, मेरा मार्क नंबर डिक्रीज़ होगा। मार्क नंबर डिक्रीज से क्या होगा, मेरे जो फ्लो का ना यहाँ तक पहुँच जाएगा, सही है। तो ये इसका थोड़ा थ्योरी थी। इसका पूरा खुलासा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल है, टेबल 7.1। उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम सबसोनिक फ्लो की बात करते हैं ना, सबसोनिक फ्लो में हमारा मार्क नंबर इंक्रीज़ कब होता है, अगर हम हीटिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह सबसोनिक स्पीड में अगर हम कूलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा मार्क नंबर डिक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर सुपरसोनिक फ्लो की बात करें, सुपरसोनिक फ्लो में अगर हम हीटिंग करते हैं तो हमारा मार्क नंबर डिक्रीज़ होता है। इसी तरह सुपरसोनिक फ्लो अगर हम कूलिंग करते हैं तो हमारा मार्क नंबर इंक्रीज़ होता है। ये वो उसी चीज़ को ना, जो यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसी को टेबल फॉर्म में यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया, ये चीज़। क्या तक बात समझ आ रही है? हाँ सही आ रही है। अच्छा याजदान भाई, थोड़ा मिस कर दिया आपने, आगे न्यूमेरिकल से कंटिन्यू कीजिएगा। आपको वैसे मैं रिवाइज करा दूंगा इसका, सही है। आवाज़ आ रही है याजदान भाई? अच्छा आगे कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ये सब ऐसी है, इसे कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, और आपको जो ये टॉपिक है ना, ये पता होना चाहिए बस, कि हीट ऐड करने से क्या होता है अगर सबसोनिक हो, और सुपरसोनिक हो तो क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन देख लेना, हाँ ये क्वेश्चन याद नहीं करनी वैसे, लेकिन अगर क्वेश्चन थ्योरी में अगर ये क्वेश्चन आया था ना, तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे, अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को लिखो, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन कर दो कि अगर मार्क नंबर ये इन्फिनिटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ज़ीरो तो क्या होगा। वैसे याद करनी नहीं है ये। अच्छा न्यूमेरिकल पे आते हैं इसके। न्यूमेरिकल इसके बहुत सिंपल हैं, ये चैप्टर नंबर 6 की तरह मुश्किल नहीं है। जिसमें क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.2 है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ है एयर फ्लो। अच्छा इसके लिए हम टेबल जी यूज़ करते हैं, सही है, टेबल जी। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन पहचानना होता है, हमें क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि चैप्टर नंबर 6 से है, चैप्टर नंबर 5 से है, किससे है, हमें क्वेश्चन को पहचानना होता है। लिखा हुआ है एयर फ्लो विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। लिखा हुआ है एयर फ्लो विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। अब इससे हमें क्या हिंट मिली, चैप्टर नंबर 6 में हमने जो पूरा
फ्लो पढ़ा था ना, फ्रिक्शनल फ्लो था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड, चैप्टर नंबर 6 से सवाल नहीं आया होगा क्योंकि नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है। चैप्टर नंबर 6 में फ्रिक्शन होती है, चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ हीट ट्रांसफर तो फ्रिक्शन बिल्कुल नेग्लेक्ट की जाती है। एयर फ्लो विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन इन अ कांस्टेंट एरिया डक्ट। यहाँ से हमें एक और हिंट मिली कि हमारे पास एक कांस्टेंट एरिया डक्ट है, मतलब ना ये नोजल है ना डिफ्यूज़र है। तो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में से भी सवाल नहीं है ये, सही है ना। 3, 4, 5 में से ना 6 में से, एक बचा चैप्टर नंबर 7 बस, सही है। आगे इस बात आगे तो और तस्दीक हो जाएगी। जी बोलें। थोड़ा ज़ोर से बोला, आवाज़ नहीं आ रही। अरे कैसे पता चला आपको चैप्टर 2 3 और 4 से? हाँ देखो, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो है ना हमारे पास, उसमें हम नोज़ल पढ़ते हैं, डिफ्यूज़र पढ़ते हैं, जो कि कांस्टेंट एरिया नहीं होते। उनमें हमारे पास एरिया जो होता है ना, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होता है। इस तरह उसके अंदर हम सीडी नोज़ल पढ़ते हैं चैप्टर नंबर इनमें, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में। सीडी नोज़ल में क्या होता है, हमारे पास एरिया कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कांस्टेंट एरिया डक्ट है, ना नोज़ल है, ना डिफ्यूज़र है, ना सीडी नोज़ल है। तो आपको बोला 3, 4, 5 में तो नहीं है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में हम लोग फ्रिक्शनल फ्लो पढ़ते हैं। हमारे पास जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना हीट के अंदर, वो फ्रिक्शन की वजह से आ रहे होते हैं। उन्होंने बोला हुआ कि फ्रिक्शन नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो चैप्टर नंबर 6 से भी सवाल नहीं आया हुआ। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, चैप्टर 7। आगे इस बात की और तस्दीक भी हो जाएगी जब हमें बोलेंगे कि हीट ट्रांसफ़र निकालो। हीट ट्रांसफ़र सिर्फ हम चैप्टर नंबर 7 में निकालते हैं, ऐसे पता चला। लिखा हुआ है एट द इनलेट सेक्शन। अब एक फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, चलो नीचे गिवन होगा, नहीं गिवन, ये वो एक पाइप है। एट द इनलेट सेक्शन द टेम्परेचर इज़ दिस एंड द प्रेशर इज़ दिस। इसके इनलेट की कंडीशन आपको गिवन है, और आपको अच्छी बात वेलोसिटी भी गिवन है। आपको इनलेट का टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी तीन चीज़ गिवन है, तो आपको सब कुछ पता है इनलेट पे। आगे लिखा हुआ है हीट इज़ एडिड टू द फ्लो। अब यहाँ से इस बात की तस्दीक हो गई कि चैप्टर लाजमी, ये जो सवाल आया हुआ है ना, लाजमी चैप्टर में 7 से आया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हीट ऐड की जा रही है, सही है। और हीट एडिशन सिर्फ चैप्टर में 7 में होती है, क्योंकि ये हम इसके अंदर हीट ट्रांसफर वाले फ्लो को हम स्टडी कर रहे हैं। हीट इज़ एडिड टू द फ्लो बिटवीन द इनलेट सेक्शन एंड द एग्जिट सच दैट द मार्क नंबर इज़ 1.2 एट द एग्जिट। आपको बोला गया है जब ये फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो इसके अंदर बीच में हीट ऐड की जा रही है। और हीट ऐड करके क्या हुआ कि हमें एट द एंड ना यहाँ पे मार्क नंबर 1.2 मिल रहा होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन का आपको डेटा गिवन है, आपको इनलेट की सारी कंडीशन गिवन है, और बोला हुआ कि इसको हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं बाहर से, और हीट ऐड करने की वजह से क्या होता है, हमें एट द एग्जिट मार्क नंबर 1.2 अचीव हो रहा है। ये सारा डेटा है। उन्होंने आपसे डिमांड किया है, उन्होंने बोला पार्ट नंबर ए, द फ्लो प्रॉपर्टी एट द एग्जिट। बताओ जो एग्जिट पे ना आपकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब एग्जिट पे टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा, या वेलोसिटी एग्जिट पे क्या होगी। दूसरा, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट मास। आपको बताया ना, जो हमने जो हीट ट्रांसफ़र किया ना इसके अंदर, वो हीट ट्रांसफ़र कितनी हो रही है वो बताना होगा। इंट्रोपी चेंज, यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, हीट ट्रांसफ़र मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, लास्ट में इंट्रोपी का डिफरेंस भी होगा उसके अंदर। तो मैंने पूछा होता है इस फ्लो के दौरान आपकी इंट्रोपी चेंज कितनी हुई होगी, और आपको इस जो पूरे प्रोसेस को आपको TS डायग्राम के अंदर शो भी करना होगा। तो ये पूरा सवाल है। अच्छा, इस सवाल करने का तरीक़ाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने स्टेट नंबर 1 पे ना, जो कि ये इनलेट वाली स्टेट है, आपको इस पर सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी पता है। आपको इसमें भी वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं पता, आपको स्टेट नंबर 1 पे मार्क नंबर नहीं पता, आपको स्टेट नंबर 1 पे डेंसिटी नहीं पता। ताकि पहली कोशिश क्या होगी कि स्टेट नंबर 1 पे बाकी सारी चीज़ें निकाली जाएँ। दो निकालना आसान है, पहले भी चैप्टर में 3 और 4 की बातें हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो मुझे इसका स्पीड ऑफ साउंड निकालनी थी स्टेट नंबर 1 पे। स्टेट नंबर 1 पे फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट KRT। टेम्परेचर 1 गिवन है मुझे स्टेट नंबर 1 का, तो यहाँ से मैंने स्पीड ऑफ साउंड एट स्टेट नंबर 1 निकाल लिया। इसी तरह मैं मार्क नंबर निकालना चाहता हूँ स्टेट नंबर 1 पे, तो मार्क नंबर कैसे निकाला, V/A होता है। V हमें गिवन है कितनी वेलोसिटी थी, और हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली, और अगली ऊपर वाले स्टेप में यहाँ से हमने मार्क नंबर निकाल लिया। अभी इनलेट पे मार्क नंबर 2 है हमारे पास, सही है। इनलेट मार्क नंबर हमारे पास 2 है। अब इस मार्क नंबर के रिस्पेक्ट पे ना, अब देखो मुझे इनिशियल इसका P1 भी पता है मुझे यहाँ पे, और मुझे T1 भी पता है। अब मैंने चेक करना है, देखो यहाँ पे तो मार्क नंबर 1 है,
लेकिन कोई ना कोई आगे अगर मैं इमेजिनरी एक डक्ट को थोड़ा बोलता हूँ कि इमेजिनरी डक्ट है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं डक्ट को, तो लाजमी आगे कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट लाजमी आएगा जहाँ पे मुझे मार्क नंबर 1 मिल रहा होगा। अभी तो डट की लेंथ उन्होंने बोला एक फिक्स डट की लेंथ है जहाँ पे मार्क नंबर मुझे ये मिल रहा है। मैं सपोज कर लो तो थोड़ा बड़ा, अगर मैं थोड़ा इमेजिन करूँ कि इमेजिन कर लो कि डट की लेंथ थोड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मुझे मार्क नंबर 1 अचीव होगा उसके एग्जिट पे। और जहाँ भी मेरे पास मार्क नंबर 1 होता है उसका बोलते हैं कि वहाँ पे मेरा फ्लो चोक हो गया, और चोक पर जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पी स्टार, और चोक पर जो टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं टी स्टार। ये जो पी स्टार होता है, टी स्टार होता है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे पहला स्टेप तो मार्क नंबर निकाल लिया है। अगला स्टेप क्या होगा कि इस मार्क नंबर के रिस्पेक्ट से ना हम पी स्टार और टी स्टार फाइंड आउट कर लें, क्योंकि पी स्टार टी स्टार जो स्टेट नंबर 1 का होगा ना वही मेरे पास स्टेट नंबर 2 का भी होगा, इसलिए ये निकालना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखो अगला स्टेप ये क्या हुआ है कि उन्होंने अपेंडिक्स नंबर जी पर गए, क्योंकि हम हीट ट्रांसफर फ्लो की बात कर रहे हैं तो सारा काम टेबल जी पर निकाला जाएगा। हीट ट्रांसफर की बात करते हैं टेबल में जी पे गए, और जो मार्क नंबर पता है हमें, इनलेट का मार्क नंबर पता है 2 था, तो उस मार्क नंबर पे हमने P1/P स्टार और T1/T स्टार निकाल लिया। हमें P1 पता है, हमें T1 भी पता है, तो इन दोनों को यूज़ करके हमने P स्टार और T स्टार की वैल्यू निकाल ली। सही है। अभी स्टेट नंबर 1 का हमें सब कुछ पता है, अब आता है स्टेट नंबर 2 पे। देखो स्टेट नंबर 2 पे कैसे आते हैं वो लोग। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन है, ये इनलेट कंडीशन है सारी हमारी, ये हमारी एग्जिट कंडीशन है, और आगे देखते हैं। अब हमें पता है स्टेट नंबर 2 का मार्क नंबर ये था 1.2, सही है। तो इसी मार्क नंबर पर टेबल जी पे गए दोबारा, और हमने P2/P स्टार और T2/T स्टार निकाल लिया। हमें P स्टार हमने स्टेट नंबर 1 से निकाल लिया था, P स्टार T स्टार कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो, और हमने T स्टार भी स्टेट नंबर 1 से निकाल लिया था। तो यहाँ पे P2 T2 की वैल्यू में चाहिए, इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पिछले स्टेप में निकाली है, यहाँ से हमारे पास P2 भी आ जाएगा और T2 भी आ जाएगा, सही है। पर हम वैसे डेंसिटी की ज़रूरत आगे पड़ेगी, डेंसिटी की ज़रूरत आगे पड़ेगी, इससे हम डेंसिटी भी निकालें। डेंसिटी जब हम निकालते हैं ना, चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालेंगे S2 - S1, चेंज ऑफ एंट्रोपी, उसमें डेंसिटी का काम आएगा, इसलिए डेंसिटी मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अच्छा, हमने ये चीज़ निकाल ली है। अब इस मार्क नंबर से ना और इस टेम्परेचर से हम ए भी निकाल लेंगे, मतलब स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी हमारे पास एक्टिवेट में। उन्होंने बोला हुआ कि सारी चीज़ें निकालो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेट नंबर 2 में जितनी प्रॉपर्टी होती है सारी निकाल लो। और हमने इससे मैंने A2 भी निकाल लिया। A2 निकालना आसान है, √KRT होता है, उससे हमने A2 निकाल लिया। और फिर वेलोसिटी निकाली कि वेलोसिटी कितनी होगी, हमें पता मार्क नंबर का फार्मूला होता है V/A। सही है, हमने A निकाल लिया, हमने मार्क नंबर पता था हमें, हमने A को मार्क नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वेलोसिटी भी आ गई, वेलोसिटी एट सेकंड स्टेट आ गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर A सॉल्व तकरीबन हो गया। अच्छा, अगली चीज़, आखिरी चीज़ हमने निकाली, स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज भी निकालनी है यहाँ पे। अच्छा, ये क्यों निकाल लिया हम स्टेग्नेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है ना, हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला ये होता है T02 - T01। तो इस T02 हमें निकालना है और T01 निकालना है, ताकि हम हीट ट्रांसफ़र निकाल सकें। तो उसी के लिए हम इस मार्क नंबर पे टेबल, क्योंकि देखो एक और चीज़ नोट कर लो, T0 जब भी T0 और P0 की बात आएगी ना, आपने हमेशा टेबल नंबर C को रेफ़र करना है। अब इसी मार्क नंबर पे आप टेबल नंबर C पे गए और आपने P0 और T0 की वैल्यू निकाल ली, आपने एग्जिट पे निकाल ली P0 T0 की वैल्यू। इसी तरह आपने इनलेट पे निकाल ली, तो उसी मार्क नंबर पे आप टेबल नंबर C पर गए इनलेट का T0 निकालने के लिए, तो आपने T01 भी टेबल नंबर C से यहाँ से निकाल लिया। T0 पता है, P0 पता है, T01 T02 पता है। अब हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला ये होता है CP T02 - T01। तो यहाँ से हमने हीट ट्रांसफ़र निकाले, हमारा इतना हीट ट्रांसफ़र इसके अंदर हो रहा है। बच्चों को बता सकते हैं ये जो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, अब इसमें हो क्या रहा है, हमारा मार्क नंबर पहले यहाँ पे 2 था, ज़्यादा था, या मार्क नंबर 1.2 हो गया, मतलब मार्क नंबर 1 की तरफ जा रहा है। तो इसमें हमने लाजमी हीटिंग की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि इनिशियल मार्क नंबर 2 है और एग्जिट मार्क नंबर 3 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसकी कूलिंग की होगी, क्योंकि सुपरसोनिक फ्लो में अगर हम हीटिंग करते हैं तो मार्क नंबर कम होता है,
और सुपरसोनिक फ्लो में अगर हम कूलिंग करते हैं तो मार्क नंबर और बढ़ रहा होता है। अच्छा, हमने यहाँ से हीट ट्रांसफ़र भी निकाल लिया। सबसे लास्ट चीज़ थी कि हमने निकालना है एंट्रोपी में चेंज, कि चेंज ऑफ एंट्रोपी कितना आ रहा है। वो चेंज ऑफ एंट्रोपी ये है, इसका ये फार्मूला है। चेंज ऑफ एंट्रोपी का फार्मूला होता है हमारे पास, अच्छा उन्होंने फार्मूला यूज़ नहीं किया हुआ इसका, वैसे फार्मूला होया था पहले, आप लोग उससे भी कर सकते हो। ये फार्मूला इसका है। हम ये वाला फार्मूला मेरा सजेशन ये कि फार्मूला याद करते हैं। ये फार्मूला याद कर लेना, S2 माइनस S1 ऐसे निकालो। सी भी पता आपको T2 अपॉन T1 ही पता है, और आपको प्रेशर 2 और प्रेशर 1 नहीं पता है। तो सारी वैल्यूज में पुट करोगे और आपके पास चेंज ऑफ एंट्रोपी आ जाएगी। इसको छोड़ देना है, थोड़ा डिफरेंट मेथड से गुमराह हो जाओगे इससे। जो मैंने मेथड फॉलो किया हुआ है ना, थोड़ा ये भी सही है लेकिन थोड़ा टिपिकल मेथड है ये। उन्होंने बताया क्या किया हुआ है। उन्होंने किया ये कि टेबल नंबर जी पर गए। टेबल नंबर जी पर ना ये वैल्यू होती है S स्टार माइनस S डिवाइड बाय R, ये वैल्यू होती है टेबल नंबर। तो उन्होंने किया क्या, मार्क नंबर 2 पे भी और मार्क नंबर 1 पे भी टेबल नंबर जी पर गए। मार्क नंबर 2 पे ये वैल्यू ये निकाली इसकी, ये, और मार्क नंबर 1 पे भी उन्होंने वैल्यू निकाली ये। फिर उन्होंने किया क्या कि इस वाली वैल्यू में से ना इसको सेपरेट कर दिया, तो एच डैश से एच डैश कैंसिल हो गया और सिर्फ S2 माइनस S1 बच गया, वो ये आ गया। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप वो फार्मूला याद कर लो। फार्मूला लिखोगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अक्सर समझ भी नहीं आता हो। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल ही है, बस ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इसके अंदर। इसके अंदर कोई चोकिंग वगैरह नहीं कि वहाँ पीछे से इनलेट में कोई अगर नोजल दिया हुआ है, इनलेट में हमने इसको CD नोजल दिया हुआ है, उससे प्रेशर में क्या वेरिएशन आ रही है, बैक प्रेशर को चेंज करो तो क्या चेंज आ रहा है। इसमें ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल है, बस टेबल जी यूज़ करना है और उसमें से वैल्यू निकालती रहनी है। इसमें एक और चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो है चोकिंग ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। देखो इसमें ये बात लिखी हुई है, इसमें ग्राफ को एक्सप्लेन किया होगा ये वाले। अच्छा, ग्राफ में है क्या, ये जो ग्राफ बना है हमारे पास, ये सब सोनिक के लिए बना हुआ है। ये बोलते क्या है कि इनिशियली सपोज करो यहाँ पे खड़े हुए, जैसे जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका मार्क नंबर बढ़ रहा है, या मार्क नंबर 0 है, या मार्क नंबर 1 है, या मार्क नंबर 2 है। सही है। जैसे जैसे इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरे पास जो फ्लो होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, उसका मार्क नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। और इतना बढ़ाता हूँ कि इंक्रीज़ होते होते उसका मार्क नंबर 1 तक पहुँच जाता है। लेकिन मार्क नंबर 1 के बाद अगर मैं इसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करता हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी और चीज़ आगे इंक्रीज़ नहीं, मेरा ग्राफ आगे नहीं जाएगा। सही है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे फ्लो सोनिक हो चुका है ना, मेरा मार्क नंबर यहाँ पे 1 अचीव हो चुका है। अगर इसके बाद मुझे सुपर सोनिक फ्लो तक जाना है, आगे मुझे अगर सुपर सोनिक फ्लो अचीव करना है तो मैं करूँगा क्या, मैं इसके अंदर करूँगा कूलिंग। यहाँ तक पहुँचने के बाद ना अब मैं करूँगा कूलिंग। अगर कूलिंग करूँगा तो मेरे पास देखो टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, मैं कूलिंग करूँ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करते करते मैं स्टेट नंबर 2 तक पहुँच जाऊँगा। ये इसको बोलते हैं कि चोकिंग ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। इस पर आपको बताया हुआ है, एक फिनोमिना एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 अचीव कर सकते हो। तरीका क्या है कि आप शुरू में हीट करोगे, पहले सोनिक तक पहुंच जाओगे, फिर अगर सोनिक से आपको दोबारा सुपर सोनिक तक जाना है तो फिर आपको दोबारा हीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको बल्कि उसमें कूलिंग करनी पड़ेगी। कूलिंग करोगे तो आपका मार्क नंबर 1 तक अचीव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पहले से सुपर सोनिक स्टेट पर हूँ, मेरी सुपर सोनिक स्टेट है, सही है,
अभी मैं कर रहा हूँ इसकी हीटिंग कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, मेरे पास जो फ्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता मार्क, अभी देखो सुपरसोनिक स्टेट है, मार्क नंबर 1 से बड़ा है, यहाँ मार्क नंबर 1 है, ये मार्क नंबर ग्रेटर देन 1 है। अब मैं इसकी हीटिंग कर रहा हूँ, हीटिंग से क्या हो रहा है कि इसका मार्क नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते मेरा मार्क नंबर 1 तक पहुँच गया। लेकिन अगर जैसे मैं मार्क नंबर 1 तक जो कि सोनिक स्टेट है वहाँ तक पहुँच जाऊँ, अगर इसके बाद मैं फर्दर हीटिंग करूँगा तो मेरा मार्क नंबर और डिक्रीज़ नहीं होगा। अगर मुझे अपना मार्क नंबर और डिक्रीज़ करना है तो मैं उसकी फर्दर कूलिंग करूँगा। कूलिंग से क्या होगा, मेरा मार्क नंबर फर्दर डिक्रीज़ हो रहा होगा। सही है। तो ये इसको बोलते हैं चोकिंग ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र चोकिंग कैसे हो रही है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट नंबर 1 पे खड़ा हूँ और मुझे डायरेक्ट सोनिक स्टेट पर आना है, सही है, तो मैं 1 तक आ सकता हूँ। ये मेरा मार्क नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट खड़ा हूँ। इस वाले स्टेट से ना, जो सुपरसोनिक स्टेट है, सुपरसोनिक स्टेट से सबसोनिक स्टेट तक आने के 3 मेथड है हमारे पास, यहाँ पे डिस्कस किए हैं वैसे इसमें। सेकेंड मेथड और ये थर्ड मेथड। इसमें होता क्या है, सुपरसोनिक स्टेट से हमें सबसोनिक स्टेट में आना है। इसमें आने का बस 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि हम पहले इसकी हीटिंग करें, हीटिंग करते करते हम मार्क नंबर 1 तक अचीव करें, फिर बाद में कूलिंग करें तो हम सबसोनिक स्टेट पर आ जाएंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हम सुपरसोनिक स्टेट पर हैं, बीच में इसको मिले एक शॉक वेव, 1 पे खड़े हैं, 1 पे इसको एक शॉक वेव मिली। उस शॉक वेव ने किया क्या कि इसको सुपरसोनिक स्टेट से सबसोनिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है कि हम 1 से लेकर 2 तक पहले हीटिंग करें, हीटिंग की, हम पॉइंट नंबर 2 तक पहुंच गए और पॉइंट नंबर 2 पे आके इसको मिली शॉक वेव। उस शॉक वेव ने क्या किया कि इसको सुपरसोनिक स्टेट से सबसोनिक में लेके चला गया। तो ये टॉपिक है, इसको ये टॉपिक का नाम है चोकिंग ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। सही है। अच्छा, इसमें फिर आगे भी है, वो आगे ये मैंने कोशिश की थी समझने की, मुझे समझ आया नहीं वैसे ये, और शायद इंक्लूड भी नहीं है ये वाले 2 टॉपिक। ये मुझे समझ नहीं आया वैसे अभी तक। अगर समझ आते तो समझा दूँ, लेकिन अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर हमें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अभी यहाँ तक चैप्टर का इख्तिताम पजीर होता है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर छोटा ही था, आगे कुछ नहीं करना है, सारे करने वाले नहीं है ये। बस इसमें 2 न्यूमेरिकल है, वो 2 न्यूमेरिकल देखने हैं आपने, और चोकिंग ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र ये देखना है, ये टॉपिक देखना है। और इससे पहले आपको ये थोड़ा पैराग्राफ था ना, ये वाला आपको पता होना चाहिए। रिले लाइन क्या होती है आपको वो पता होना चाहिए, ये टेबल पता होना चाहिए, और ये जो पैराग्राफ है ये पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या लिखा हो ये पता होना चाहिए, और आपको बस ये पता होना चाहिए रिले लाइन क्या होती है ये पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल नंबर 7.1 7.2 पता होना चाहिए। बस ये चैप्टर छोटा सा था।